नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कृषि दर्शन कार्यक्रम यानी आपकी खेती से जुड़ी हर जानकारी, हर समस्या का निराकरण हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद है। मौसमी सलाह हो या सामयिक कार्य, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश यही होती है कि आप अपनी खेती से होने वाले नुकसान से बच सकें और लाभ कमा सकें। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मंडी भाव के साथ खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जैविक उत्पादों का विपणन आवश्यक, अरहर पर राज्यों को 10 रुपए किलो अनुदान। इस साल अधिक होगा मछली उत्पादन। गेरुआ से बचाएं सोयाबीन और गेंदे की वैज्ञानिक खेती। विश्व में जैविक कृषि उत्पादों का प्रतिवर्ष क्रय विक्रय लगभग 68 बिलियन डॉलर्स का होता है। इसे देखते हुए जैविक खेती ब्रांड के रूप में मध्य प्रदेश को वैश्विक बाजारों में स्थान दिलाने के लिए शासन स्तर से व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश की जैविक कृषि नीति का व्यवहारिक प्रयोग भी खेतों में होता दिखाई दे रहा है, किंतु जैविक उत्पादों के विक्रय के लिए उत्पादक प्रमाणीकरणकर्ता और विपणनकर्ता के बीच समन्वय होना जरूरी है। प्रदेश में 6 नई कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं में से एक को जैविक खाद और कीटनाशकों की जांच के लिए सुरक्षित किया जाना भी विचाराधीन है। दुग्ध महासंघ, मध्य प्रदेश कंसोर्शियम तथा विंध्य वैली हर्बल आदि के सहयोग से जैविक उत्पादों की मार्केटिंग बढ़ाई जाए। प्रमुख सचिव ने कहा कि जैविक कृषि में फसल विविधता के साथ ही उद्यानिकी, पशुपालन और मछली पालन आदि को भी सम्मिलित करें, जिससे कि किसान को पूर्णकालिक आय हासिल होती रहे। केंद्र सरकार आयातित अरहर दाल पर राज्यों को 10 रुपए किलो की सब्सिडी देगी। इसका मकसद इसके दाम को ज्यादा बढ़ने से रोकना है। कृषि मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव ने बताया कि अरहर दाल 77 रुपए किलो के भाव पर आयात की जा रही है। राज्यों को इसे 67 रुपए किलो के रेट पर दिया जाएगा। 15 सितंबर तक 5000 टन का आयात हो जाएगा। इसके अलावा 5000 किलो उड़द दाल का भी आयात किया जाना है। अक्टूबर के पहले हफ्ते से इसका आयात 86 रुपए किलो के भाव पर होगा। सरकारी कंपनी एमएमटीसी इसका आयात कर रही है। मध्य प्रदेश की मत्स्य विकास मंत्री सुश्री कुसुम महदिले ने मत्स्य महासंघ की बैठक में मछली पालन गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्षा अच्छी हुई है, इसलिए मछली का उत्पादन भी अधिक होना चाहिए। बैठक में बताया गया कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष मत्स्य कृषकों द्वारा लगभग 25% अधिक मछली का उत्पादन होने की उम्मीद है। इस साल महासंघ के सभी 16 जलाशय में पर्याप्त मात्रा में पानी संग्रहित हुआ है। इससे मछली उत्पादन भी अधिक होगा। इस साल के लिए 7200 टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 2950 लाख स्पान का उत्पादन हो चुका है। इंदिरा सागर जलाशय में झींगा उत्पादन शुरू हो चुका है। विलुप्त प्राय चीतल एवं महाशीर प्रजाति की मछलियों के संरक्षण के लिए उनके बीज के संचयन की कार्यवाही की जा रही है। सुश्री महदिले ने मछुआ परिवारों के लिए लागू गंभीर बीमारी योजना की राशि को बढ़ाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। सोयाबीन में गेरुआ रोग अधिकांशतः अगस्त सितंबर में ही आता है। चूंकि इस समय निरंतर वर्षा होती है और आर्द्रता बढ़ जाती है, पत्तियों की निचली सतह में गेरुआ के धब्बे उभरे हुए दिखाई देते हैं। यदि इन धब्बों को हाथ से दबाएं तो रोरी की तरह लगेगा। गेरुआ के उपचार के लिए हेक्साकोनाजोल या प्रोपिनोकोनाजोल या ऑक्सीकार्बेक्सिन की 800 मिलीलीटर मात्रा को 800 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं, जिसे 10 दिनों के अंतर से इसका 2 छिड़काव निचली पत्तियों पर करें। बुवाई के 35 से 40 दिन बाद बचाव के लिए एक छिड़काव यदि किया जाए तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। गेंदे की खेती सभी प्रकार की जमीन में की जा सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि भारी जमीन में जल निथार की व्यवस्था जरूरी है। फूलों की जरूरत 12 महीने होती है। पूजन से लेकर शादी विवाह तक इसकी जरूरत पड़ी होती है, इसलिए इसकी बाजार में मांग सदैव बनी रहती है। इसकी जातियां मुख्यतः अफ्रीकन एवं मैक्सिकन गेंदा होती है। इसके अंतर्गत अनेक किस्में होती हैं। किसान भाई यदि उन्नत किस्में लगाना चाहते हैं तो 1.25 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। यदि संकर किस्में लगाते हैं तो 700 से 800 ग्राम बीज पर्याप्त है। इसकी बोनी जून से सितंबर तक की जा सकती है। यदि कोई प्राकृतिक व्यवधान
आता है तो बोनी का समय परिवर्तित भी हो सकता है। गेंदे का बीज क्यारियों में डालकर अंकुरित करें। इसके बाद 20 से 30 दिन के पौधों को मुख्य खेत में लगाएं। साथ ही गोबर खाद 150 से 200 क्विंटल यूरिया, 260 किलो, 475 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 133 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और चलते चलते एक नज़र डालेंगे आज के मंडी भावों पर। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:20 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ बोया जाता है तो खेती का ये तरीका मिश्रित खेती कहलाता है। ये तरीका आपको होने वाले नुकसान से बहुत हद तक बचा सकता है, क्योंकि यदि एक फसल खराब हो जाती है तो दूसरी फसल से आप लाभ कमा सकते हैं और नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। मिश्रित खेती के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ खामदेव कनाठे जी। आज हम बात करते हैं मिश्रित खेती की। मिश्रित खेती और फार्म प्रबंधन। किसान भाइयों, हमारे कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से हम लोग खेती करते आ रहे हैं, परंतु हम लोग एक ऐसी खेती कर रहे हैं अभी कि हम लोग सोयाबीन गेहूँ और सोयाबीन गेहूँ की हम बात करते हैं। हम लोग कई बार गाँव में गए हैं, देखा है। किसान भाइयों, आज ट्रैक्टर का युग है, अभियांत्रिकी का युग है। अच्छी बात है, हम ट्रैक्टरों से खेती कर रहे हैं, परंतु खेती के साथ साथ पिछले 3 वर्षों से हम लोग निरंतर देख रहे हैं कि हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है और हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो पा रहा है। क्योंकि खेती, अगर हमको खेती को लाभ का धंधा बनाना है तो हमें मिश्रित खेती के ऊपर ध्यान देना होगा और खेती को प्रबंधन की ओर ध्यान देना होगा। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ध्यान देना होगा, और किसान तभी खेती को लाभ का धंधा बना सकता है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सपना है कि खेती लाभ का धंधा बने। पर खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए किसान भाइयों, सबसे पहले किसान स्वावलंबी बने। किसान स्वावलंबी तभी बन सकता है जब किसान भाइयों के पास में स्वयं की खाद हो, स्वयं का बीज हो और स्वयं की दवा हो। प्रकृति ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी है जिसको हम उपयोग करके हम लोग स्वयं की खाद, स्वयं का बीज और स्वयं की दवा बना सकते हैं। हम दवा की अगर बात करते हैं तो कड़ू नीम की हम बात करते हैं, सीताफल की हम बात करते हैं, सीताफल की पत्तियों की हम बात करते हैं, हम लोग अकाव की पत्तियों की बात करते हैं, हम लोग बहुत सारे ऐसी पत्तियां हैं जो विषैली होती है, और करंज की पत्तियों की बात करते हैं। तो इसको कूट के हम लोग काढ़ा तैयार कर लेते हैं, और काढ़ा तैयार करके हम लोग कीट के ऊपर, हम ये इंतज़ार नहीं करते हैं कि पौधों पे कीट आएंगे तभी हम लोग स्प्रे करें।
जैसे ही हमारी फसल 15 दिन की होती है, निरंतर हम लोग 8 दिन 7 दिन 8 दिन के अंतर से हम लोग सतत स्प्रे करते रहते हैं। तो ये कीटों से हम लोग निजात पा लेते हैं। तो ये हमारा कीटनाशक, इसी के साथ साथ कीट के साथ में पौधों में रोग भी आता है। तो रोगों के बचाव के लिए जैसे हम फार्म प्रबंधन की बात करते हैं, तो मिश्रित खेती की बात करते हैं, तो फसलों के साथ साथ हमें दुधारू पशुओं को पालना ही पड़ेगा, तभी हमको दूध भी मिलेगा, गौमूत्र भी मिलेगा। और ये गौमूत्र आपको फफूंदनाशक के रूप में बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा और कीट और रोगों के नियंत्रण के लिए आप इससे अच्छा निजात पा सकते हैं। अब बात करते हैं बीज। स्वयं के बीज के लिए किसान भाइयों को कृषि विभाग के माध्यम से अन्नपूर्णा और सूरज धारा योजना के अंतर्गत और फसल प्रदर्शनों की योजना के अंतर्गत आपको आधार बीज दिया जाता है, ताकि आप स्वयं के खेत में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों के मार्गदर्शन में स्वयं का बीज तैयार कर ले। तो इस प्रकार से हम स्वयं का बीज तैयार कर हमारे आने वाली फसलों के लिए, आने वाले सीजन के लिए हम स्वयं का बीज तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार हम खेती की बात कर रहे हैं, खाद की बात कर रहे हैं, तो वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा माध्यम है जो स्वयं की खाद बनाने को जो सिद्धांत है उसको चरितार्थ कर सकता है। तो ये टाके अगर हम पीड़ बना लेते हैं तो ये स्वयं की खाद बनाने की फैक्ट्री हमारे घर पे हो जाएगी। तो क्योंकि किसान के ऊपर जो सबसे ज़्यादा बर्डन होता है खेती में, वो खाद, बीज और दवा, ये सबसे ज़्यादा किसान को महंगा पड़ता है। और यही अगर किसान स्वयं की बनाने लगे तो अपनी लागत को बहुत कम उस स्तर तक पहुँचा सकता है कि उसको अनावश्यक होने वाली हानि से बचा जा सकता है। ये तो बात हो गई खाद, बीज और दवा की, किसान के स्वावलंबी बनने की। अगर हम बात करते हैं दूध की, किसान भाइयों, हम जो खेती कर रहे हैं, जो गेहूं का भूसा हमको पशुओं के लिए मिलता है, और पशुओं से दूध हमको बेचने के लिए मिलता है, हमारे परिवार के लिए मिलता है। पहले हमारे गांव में सारी सुविधाएं होती थी, दूध होता था, मक्खन होता था, दही होता था, किसान के परिवार के जो बच्चे होते थे वो हष्ट पुष्ट हुआ करते थे। आज की तारीख में हम देखते हैं कि हमारे पास में दूध बहुत ही कम बचा है, क्योंकि हम खेती तो कर रहे हैं मगर पशु नहीं पाल रहे हैं। मगर किसान भाइयों, अगर हमको खेती करना है और खेती को हमको लाभदायक खेती में और फायदे की खेती में कन्वर्ट करना है, तो हमको पशुओं को, दुधारू पशु को पालना ही पड़ेगा, तभी हम खेती को लाभ का धंधा बना पाएंगे। क्योंकि पिछले 3 वर्षों से जो विपदाएं किसानों के ऊपर आ रही है, वो देखते हुए हमको ऐसा लगता है कि किसान कोई कम से कम 2 पशु 4 पशु दुधारू पशु अगर हम रखते हैं तो उससे हमको गोबर मिलता है, और गोबर से हम बायोगैस बनाकर हम लोग जलाऊ लकड़ी, जो अंधाधुंध हम जंगलों को काट रहे हैं, हमारे खेतों में लगे हुए पेड़ों को हम काट के जलाऊ लकड़ी के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो ये हमारी जलाऊ लकड़ी अगर उपयोग से बचेगी और पेड़ पौधे कटाई से बचेंगे तो हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ होगा, और पर्यावरण स्वस्थ हो तो निश्चित रूप से समय पर वर्षा होगी, समय पर ठंड आएगी, समय पर ऋतु चालू होगी, और समय पर किसानों को उत्पादन अधिक से अधिक मिलेगा। ये तो हम पर्यावरण की बात कर रहे थे। तो पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ हमारा जो जैविक खेती है, खेती को लाभ का धंधे की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें पर्यावरण से ही निकल के आती है। तो पर्यावरण को लाभ मिलेगा बायोगैस अगर हम बना लेते हैं, तो इस पर भी कृषि विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है। बहुत ही किफ़ायती और फ़ायदेमंद चीज़ है। हर किसान के घर में, मतलब जहाँ भी खेती होती है गांव में 100% मैं बता रहा हूँ कि बायोगैस बनना ही चाहिए। किसान भाइयों, क्या ज़रूरत है हमको एलपीजी की? एलपीजी की ज़रूरत नहीं है गांव में, फिर भी हमारे गांव में कई गांव ऐसे मिलेंगे जहां पे 100% आपको एलपीजी की टंकियां मिल जाएगी। जबकि किसान भाइयों, ये गैस हमको ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। ना चूल्हा जलाने की अगर बायोगैस का हम उपयोग करते हैं तो ये गोबर से हमको बायोगैस मिल जाएगी। और जो मुख्य चीज़ मिलेगी वो है दूध। दूध को हम बेच के हमें बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। आज हम बात करते हैं तो 30, 35 और 40 रुपये लीटर दूध आज पड़ रहा है किसान भाइयों को। अगर हमको दूध से अतिरिक्त लाभ मिलता है, तो अगर सपोज दैट हमारे पास में अगर गेहूं नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, जैसे अभी प्रकृति ने हमें सोयाबीन की अगर हम बात करें तो पीला मोज़ेक आया हुआ है, बहुत सारे रोग आए हुए हैं, तो सोयाबीन से हमको बड़ी दिक्कतें हो रही। तो ऐसी स्थिति में भी किसान सर्वाइव करेगा और किसान अपने परिवार को अच्छा दूध और अच्छी बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छे से कर पाएगा अगर ये मिश्रित खेती करता है और खेती को प्रबंधन करता है। तो मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि हमको प्रबंधन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और मिश्रित खेती को हमको करना पड़ेगा। खेती के साथ साथ दुधारू पशुओं को पालना पड़ेगा, तभी हम खेती को लाभ का धंधा बना पाएंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना साकार कर पाएंगे। जय राम जी की धन्यवाद।
सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि होती है। जहां के किसान खुशहाल होंगे, वो देश निश्चित ही खुशहाल होगा। और किसान खुशहाल तभी होंगे जब वे उन्नत तकनीक और तरीकों से अवगत होंगे। आज हम आपको हमारे ऐसे ही सफल और खुशहाल किसानों कृष्णा पटेल और मेहरबान सिंह राजपूत से मिलाने जा रहे हैं, जिन्होंने उन्नत तकनीक को अपनाकर अपनी खेती में सफलता अर्जित की है। तो आइए मिलते हैं हमारे सफल किसान से। किसान भाइयों, आज हम कुछ ऐसे प्रगतिशील कृषकों से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने जो है विभिन्न क्षेत्रों में खेती किसानी के जो क्रियाकलाप हैं उनमें काफ़ी कुछ काम किया है और काफ़ी कुछ दूसरे किसान भाइयों के लिए भी वो प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। ऐसे ही एक किसान भाई हैं, आप ये बताएं कि आपने अभी जो है आपके खेत में क्या कुछ फसल लगा रखी है? फसल सोयाबीन लगाई, धान लगाई, रिच फरो से सोयाबीन की फसल लगाई। सब एक नई तकनीक। मेरे पास 4 एकड़ बगीचा लगाया। 100 पौधा आम के हैं, 100 पौधा कलमी आंवला जिनमें NR7 और चकैया है। एक और नई तकनीक है, मैंने दड़े पे बडिस्टिंग करवा के बेर के पौधा लगाए हैं और बहुत अच्छे काफ़ी बड़े हो गए। उन पर 10,000 रुपया मेरे लाने हार्टिकल्चर से इनाम भी मिल सको। अच्छा, आप ये बताएं कि जो आपने जो बगीचा लगाया है, तो उस बगीचा लगाने की आपने कैसे सोची? बगीचा लगाने की सोचे कि अपन सोयाबीन और गेहूँ चना में इतना मुनाफा मिल नहीं रहा, हमेशा मुनाफा मिलना चाहिए, इसलिए 100 पौधा मैंने आम के लगाए और हार्टिकल्चर से संबंध करके नहीं, हार्टिकल्चर साथ इस बगीचा नर्सरी से लाए। आंवला के पौधा भी वहीं से लाए और आम के पौधा भी लगाए। तो अभी जो आपने जो पौधे लगाए, अब तो काफ़ी कुछ पेड़ बन चुके होंगे, तो इनसे क्या कुछ अभी फल वगैरह आ रहे हैं उनके? नहीं, काफ़ी फल आ रहा है साहब। अभी भी एक 12 पौधा, अभी भी उसमें फल लगे हैं और काफ़ी आमदनी हो रही है उससे। लगभग कितनी आमदनी हो जाती है? करीब 1 लाख रुपए आमदनी हो जाती है हर साल आम से। अच्छा, ये बताओ कि उसमें जो लागत आती है वो लागत क्या होती है? क्या कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसमें? अब उसमें कुछ नहीं साहब, वो तो निदाई गुड़ाई करके पानी देना पड़ती है और गोबर खाद देना पड़ती है। वर्मी कल्चर मेरे पास है, काफ़ी केचुआ खाद बना रहा हूँ, 2 गोबर गैस हैं, तो देसी खाद देता हूँ उसमें। देसी खाद डालते हैं। अच्छा, उसमें कुछ दिक्कत वगैरह, कुछ रोग वगैरह, बीमारी या कीट वगैरह? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई होती है तो हार्टिकल्चर से हिसाब से संबंधित करके दवाई का उपयोग कर देते हैं अपन, वो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लगा, आपने जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई और कोशिश करते हैं कि जो दूसरे किसान भाई हैं इन बातों को समझें और जो है उनके बगीचों की वो सुरक्षा ज़रूर करें। ऐसे ही एक किसान भाई है, प्रगतिशील किसान भाई है, ये बताएं कि आपके पास जो है खेती किसानी है वो कितनी एकड़ खेती है आपको? मेरे पास 20 एकड़ ज़मीन है सर। तो उसमें अभी कौन कौन सी फसलें हैं आपकी? 10 एकड़ में धान लगाई हुई है और 10 एकड़ में सोयाबीन लगाया। सोयाबीन की यदि बात करें तो हमारे जो है मध्य प्रदेश में जो है ज़्यादातर किसान भाई सोयाबीन फसल लेते हैं, तो आपने क्या कुछ इसमें नया करने की सोची है? इसमें पहले क्या है, हम लोग जो सभी लोग बोते थे उसी तरीके से बोते थे, लेकिन हमने कृषि विभाग की थोड़ी सलाह मशवरा से फेरों से लगाया हुआ है, तो बहुत अच्छा सोयाबीन है और उसमें कोई बीमारी भी नहीं है। अच्छा, और धान है आपके खेत में लगाई? धान भी लगाई हुई मैंने, SRI पद्धति से धान लगाई है
और धान भी बहुत अच्छी है उसमें। अभी इस समय 30 से लेकर 40 तक कल्ले निकल गए हैं उसमें, और कोई रोग नहीं है। आज 35-40 दिन की धान हो गई। धान का उत्पादन लेने के लिए हमारे किसान भाई जो खास तौर से किस्मों पर ध्यान देते हैं जी। तो यदि आपके ब्लॉक के हिसाब से किस्म की बात करें तो कौन कौन सी प्रमुख किस्में जो हैं? हमारे ब्लॉक में सर एक तो 11-21 है और 1509 है, और एक अपनी ये पूसा बासमती है। तो इसका एवरेज बहुत अच्छा मिल जाता है पूसा बासमती का। उत्पादन यदि देखें तो पूसा बासमती का कितना उत्पादन आप लेते हैं? मैं सर पहले जो नॉर्मल अपन सभी लोग लगाते उस पद्धति से लगाता था तो 15 और 18 कुंटल पर एकड़ निकलती थी, लेकिन ये SRI पद्धति से लगाते तो उसमें करीब 25 से लेकर 30 कुंटल पर एकड़ एवरेज इसका आ जाता है। अच्छा कृष्णा भाई, ये बताओ कि SRI पद्धति की काफ़ी लोग बात करते हैं, दूसरे किसान भाइयों से भी हमने सुना है। आपके हिसाब से ये पद्धति कितनी किफ़ायती है? सर ये तो बहुत किफ़ायती है और इसका लाभ लोग ले रहे हैं, और मैंने हमारे आसपास के सभी गाँव में और अपने गाँव में भी लगवाई है। जो कृषि पाठशाला की अगर हम बात करें, जो विभागीय तौर पर जो किसानों को जो है कुछ तकनीकी सिखाई जाती है, ज्ञान दिया जाता है खेती किसानी का, तो आप जो है उनके माध्यम से, उन पाठशालाओं के माध्यम से कितना कुछ हासिल करते हैं? जी, उसी पाठशाला के माध्यम से हमारे यहाँ परमार जी हैं और कृषि विभाग के भ्रमण भी कराते हैं हमको, तो उसी में हमको ये अनुभव मिला है। उसी के आधार पर हम लोग करते हैं और दूसरे गाँव वाले किसानों को भी कराते हैं। इसके बाद में रबी का मौसम आएगा तो उस समय आप कौन सी फसल लेना चाहेंगे? रबी के मौसम में गेहूं और सर प्याज की खेती भी करते हैं हम लोग। अच्छा। हर किसान 1-2 एकड़ में प्याज लगाता है और बहुत अच्छा मुनाफा लेता है प्याज में। तो किसान भाइयों, जैसा कि इन प्रगतिशील किसानों की हमने बातचीत सुनी तो लगता है कि खेती किसानी जो है काफ़ी जो है लाभ का धंधा है। बहरहाल हम आपस में मिलजुल कर अपनी समस्याओं को सुलझाएं और जो भी योजनाएं आती हैं उन योजनाओं को भरपूर लाभ उठाएं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात। मत हार मान तू, है देश की शान तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। बढ़ा कदम तू वीर के जैसे, तूफान बड़े देखे हैं ऐसे। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है। आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा 1, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। आप अपने सुझाव पत्रों के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। और इसी के साथ मुझे यानी निहारिका समैया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।